This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल की जो मार्केट हमारी इतनी ज़बरदस्त गिरी आखिर 2 बजे के बाद, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर था 11.5 मिलियन का फॉरेन सेलिंग। और आप लोगों को बेइंतहा मशकूर हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने 9.9 मिलियन के कल शेयर ख़रीद के बहुत ज़्यादा गिरने से मार्केट को रोक लिया। ये शेयर्स आपके हैं, ये मुल्क आपका है, ये कंपनीज आपकी हैं, आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं, घोड़े को क्या पता। कल सुबह 6:30 बजे करीब नमाज के फ़ौरन बाद ही उमैर भट्ट साहब का मैसेज आया, उन्होंने फॉरवर्ड किया एक रिपोर्ट कि फॉरेन एक्सचेंज में पाकिस्तानी रुपया जो है 108 पे पहुंच गया है। उसके ऊपर मेरी इकनॉमिक थिंकिंग है, मैं इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये नहीं सोचता कि कौन इससे खुश होगा कौन नाराज़ होगा। मैंने लिखा कि इकनॉमिक जस्टिफिकेशन तो ये कहती है कि हमारी करेंसी को 110 और 113 के दरमियान आ जाना चाहिए टू इम्प्रूव ओवर कम्पिटिटिवनेस टू डिस्पेल द अनकम्पिटिटिवनेस जो हमारे अंदर आ गई है ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ चाइनीज़ करेंसी, ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ बांग्लादेशी करेंसी, वियतनामी करेंसी एंड सो ऑन सो व्हाट। हमें अपनी कम्पिटिटिवनेस को रखने के लिए ज़रूरी है कि किया जाए। शायद उसका रिएक्शन था कि गोरे घबराए और इतनी बुरी तरह से उन्होंने बेचा कल। दूसरा जो मैटर है कि कल कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए पनामा लीक के सिलसिले में, जो कि फ़्रेश और नए हैं और जिसमें साबित किया जा रहा है कि वो फ्लैट्स जिनका जिक्र है वो 99 से इस फैमिली के पास था, ना कि बहुत बाद में यानी 2006 में। तो ये आज बहस चल रही है, ये भी नर्वसनेस की वजह हो सकती है। यही वजह है कि आज की मार्केट भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रही है। स्टार्ट प्लस हुई, एकदम से गिरी, फिर प्लस हो गई उससे ऊपर, फिर उससे बहुत नीचे चली गई और फिर 52 प्लस पे आ गई, 42,867 का लेवल आया। उसके बाद जिगजैग करते करते मुसलसल नीचे आती रही अप टू से 1230, 213 माइनस पे आ गई मार्केट। लेकिन फिर मार्केट ने ज़ोर पकड़ा, 33 प्लस माइनस पे आई अराउंड 2 o'clock और अभी जो है 124 माइनस पे खड़ी है। 328 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है और ये जंग जो है प्लस और माइनस वालों की चल रही है। एक तरफ हम लोग हैं कहते हैं ख़रीदो, एक तरफ दूसरे लोग हैं जो कहते हैं क्योंकि करेंसी गिर रही है इसलिए मुल्क ख़त्म हो गया। करेंसी गिरने से मुल्क नहीं ख़त्म होता। अभी मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये एडवाइस दिया है, वो थोड़ी बहुत मेरी बात सुना है। उसके टीम वाले कहते हैं कि अपनी करेंसी को आधी कर दो, इसी तरह जैसे 85 में आपने की थी। 79 में मैंने एक आर्टिकल लिखा, बिजनेस रिकॉर्ड में छपा, जिसमें मैंने कहा कि अमेरिका को कॉम्पिटिटिवनेस रखने के लिए ज़रूरी है कि अपनी करेंसी गिराए। मेरी बात 2005 में खुद ही 85 में खुद ही ठीक हो गई जब उन्होंने प्लाजा अकॉर्ड किया और अपनी करेंसी को खुद ब खुद, किसी जापानी ने नहीं कहा कि अपनी करेंसी गिराओ, किसी जर्मन ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे इंटरेस्ट है कि हम कम कर दें इसको। और उसके बाद इंडीड उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, अमेरिकन गाड़ियाँ हम फिर से ख़रीदने लगे। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक जो है उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई रिलेटिव टू ऑल अदर करेंसीज। और उसका जो ख्वाब है कि अमेरिका फिर से एक जगह बने जहाँ पे लोग चीज़ें बनाएं, वहाँ शर्ट बने, सूट बने, पेन बने, वो ख्वाब पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी करेंसी को आदी करे। तो इस तरह से अगर हमारी करेंसी थोड़ी वीक होती है हमारे लिए फ़ायदा होगा। गोरों को वक्ती तौर पर थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने तो जनाब यहाँ पर पैसे पीट लिए हैं। ये थोड़ी सी डिडक्शन से उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए से बात करें। जो कमाई गोरे को यहाँ हुई 2009 से लेकर अब तक दुनिया में और कहीं नहीं हुई, मेरा चैलेंज है। वो जाएगा नहीं, फिर आएगा वापस। आइए एक लाइव कॉल से बात करें, और जाता है तो जाए, डोंट केयर। 6 बिलियन हमारे पास। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, मैंने ये मशवरा लेना है आपसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ना 10 लाख रुपए है। जी जी। और मैं कहता हूँ कि या नेशनल बैंक या एंग्लो फूड ले लूँ। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। 10 लाख है आपको, मैं 25 शेयर जो मुस्लिम खान का मैंने लिख के दिया हुआ है आप लोगों को, वो 10 लाख आप मेरे कहने पे बराबरी से लगाएंगे हर जगह, किसी एक शेयर पे नहीं लगाएंगे। नेवर डू दिस। ये बच्चा, ये आपके बच्चे
और उनके बच्चों की अमानत है। भाई अल्लाह ने आपको मौका दिया, आपने 10 लाख कमा लिया, अगले जनरेशन में क्या हो नोबडी नोज। सो कीप दिस मनी वेरी वेरी सेफ। एंड ये 25 शेयर मैंने रिकमेंड किए। मुस्लिम खान एक यंग आदमी, एक यूसुफजई पठान, उसने मुझे अप्रोच किया। मेरा दिल उसके लिए रोया जब उसने कहा कि बहुत सारे उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि अक्सर हम लोगों के ख़ानदानों में होता है, और वालिद का इंतकाल हो गया, 21 साल की उम्र है, बच्चे पे पूरा बोझ आ गया। इसलिए आई टुक ए पेन एंड क्रिएटेड ए पोर्टफोलियो फॉर हिम, जहाँ पे वो उसने कहा कि मैं 4.5 लाख रुपए लगाऊंगा। 25 शेयर मांगे उसने मुझसे। ये उस बच्चे की जहानत जिसने मुझे इम्प्रेस किया। अगर मुझसे कहता एक शेयर बताता या एक शेयर की पूछता तो मैं उससे इम्प्रेस ना होता। 21 साल के बच्चे के अंदर इतना शऊर है कि 4.5 लाख को 25 शेयर में बांटना है। और तारिक खान ने मेहनत करके वो 25 शेयर लिख के दिया। अब तक वो कई 100 दफ़ा मैं लोगों को पेस्ट कर चुका हूँ, हमेशा रखता हूँ रेडी कॉपी करके। तो आपको मैं आपको देता हूँ, आप उसमें लगाइए भाई, किसी भी एक शेयर में ना लगाइएगा। ये ब्रोकर वाला आपको हमेशा कहेंगे कि जी छोटा सा 2 रुपये का शेयर है, 10 लाख लगा दो, आप अमीर तरीन हो जाओगे। ये 10 का शेयर 20 का हो जाए, 2 का शेयर 4 का हो जाएगा। नहीं, मुर्दा लाश खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ICU में पड़ा हुआ मरीज़ को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल वार्ड में पड़े हुए मरीज़ जो 5-6 रुपये के, उनको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हेल्दी शेयर्स ख़रीदें, चलती हुई कंपनी को ख़रीदें। दिल चाहे तो जाके उस फैक्ट्री के सामने एक चक्कर भी लगाएं, उसको छू के देखें, उसकी जगह देखें, और उससे पूछें लोगों से कि यहाँ पे 1 गज ज़मीन की वैल्यू क्या है। फिर आपको पता चल जाएगा, आप लगा के सुकून से बैठ जाएंगे अगले 200 साल के लिए। कुछ नहीं होगा इन कंपनीज़ को, चलती रहेंगी। ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। तारिक खान चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेनवर चलता रहेगा। अगली जनरेशन आएगी, उसके बाद अगली जनरेशन आएगी, डायरेक्टर्स बदलते रहेंगे, डेनवर ख़त्म नहीं होगा। डेनवर की अपनी एक हैसियत है, तारिक खान से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तारिक खान है तो है, नहीं है तो नहीं है। आई लाइव कॉस्ट से बात करें जी भाई। सर भाई वो 2 सेक्टर के बारे में पूछना था। जी जनाब। एक कैप्को के बारे में यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, और ये दूसरा जो पैस जो है ये यही रुका हुआ है 70-72 महीने हो गए। आपको क्या करना चाहिए, इसको बेच देना चाहिए? नहीं, बेचना नहीं चाहिए। देखिए एक कंपनी है आपके सामने है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक, वो चीज़ें बना रही है, उसकी चीज़ें बिक रही हैं, ट्रांसफार्मर भी बिक रहा है, उसका फ्रिज भी बिक रहा है, एक्सपोर्ट की तरफ भी वो जा रहा है, और वो जो कमा रहा है आपको बांट रहा है। आप बेचेंगे क्यों भाई? आप कहिए दुकान है, मुझे किराया देता है, किराया भी खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि बेच भी दूं दुकान को, क्योंकि दुकान की वैल्यू नहीं बढ़ी। भाई वैल्यू नहीं बढ़ रही है इसलिए कि वो जो कमा रहा है आपको बांट रहा है। अगर दुकान से जो किराया आ रहा है उसको आप जमा करते रहे तो वो जमा होकर आपको बढ़ नहीं जाएगी कीमत उस दुकान की। अगर आप कह दें कि जी वो जो भी वो आता है दुकान का किराया, उसको एक फ़लाने बैंक में जमा कर दो, तो दुकान की जो वैल्यू है प्लस जो बैंक का बैलेंस से मिला के वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो इसी तरह होता है शेयर में भाई। ये अच्छे शेयर्स हैं, आपको कमा के देते हैं। बोनस देने पे आजकल टैक्स लगने लगा, इसलिए लोग डिविडेंड दे देते हैं। अगर बोनस दे तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता। आप बेचिएगा नहीं बिल्कुल इसको। कैप्को के जाना बात यह है कि एज़ यूजुअल गवर्नमेंट ने यहाँ इतनी आज़ादारियाँ पैदा की हुई हैं, इतनी मुश्किलात पैदा की हुई, मईशत इसी में तबाह है। लेकिन अगर ये मुश्किलात और ये आज़ादारी और ये ना हो तो फिर रिश्वत कहाँ से मिले, फिर हुक्मरानी करने का फ़ायदा क्या। एक दफ़ा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के सिलसिले में बात हो रही थी, मैंने कहा इसको बंद कर देना चाहिए, ये बिल्कुल बेकार इदारा है। तो उस ज़माने में एक मरहूम, अभी मरहूम हो गए, बहुत इज़्ज़त वाले, उनका नाम था, पीपल्स पार्टी के लीडर थे और पीर वीर भी थे, उनका वो थे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। तो मेरे भाई कहने लगे भाई अगर ये करोगे तो उनकी रोज़ी रोटी पे लात मार रहे हो तुम। मैंने कहा नहीं भाई, मैं पीर साहब की रोज़ी पे नहीं लात मार रहा, लेकिन मैं मारूंगा ज़रूर। मैं बोलूँगा TCB को बंद करो, मैं बोलूँगा ओगरा को बंद करो, मैं बोलूँगा ये नेपरा को बंद करो। ये सब रिश्वत कमाने के लिए डेली 1-1, 2-2 करोड़ कमाने की पॉइंट्स हैं, इन सब को बंद हो जाना चाहिए। और जब ये कैप्को ओगरा शुगरा नहीं होगा तो ये कैप्को बड़ा अच्छा चलेगा। अभी पोजीशन ये है कि बेचारा वो बेचता है वापडा को, वापडा वाला उसको पेमेंट नहीं देता, और जब वो प्रोडक्शन पूरी नहीं कर रहा, 40% प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस पर फाइन लग रहा है कि तुम 60% क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हो। एग्रीमेंट ये होता है कि मिनिमम 60% आप प्रोडक्शन करेंगे। आपको ऑन द अदर हैंड इज़ प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक 80%, और ये कैप्को जो है 40% पे कर रहा है। इसीलिए दोनों में कीमतों में और परफॉर्मेंस में इतना गैप आ गया है। तो कैप्को आजकल बहुत फेवरेट शेयर मेरा नहीं रहा उस लिहाज से, एंड इट इज़ बीइंग सिस्टमेटिकली बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक वापडा। आइए कॉलर से बात करें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हाजी साहब क्या चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआ सर। सर ये आज के इलेक्ट्रिक वाले 48 पैसा बढ़ा रहे यूनिट पर यूनिट के ऊपर, तो सर आगे ही हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ गया हुआ है। अब ये चीजें होने के बाद गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? वो नहीं बोलना चाहता, वो जाए जहाँ भी जाए, दे डोंट केयर। ये जो रूलर्स आपके हैं, दे डोंट केयर वेयर यू गो। आप 4.5 करोड़ लोग इस मुल्क में भूखे मरते हैं, कोई केयर करता है? हर बच्चा जो दूसरा पैदा होता है उसको पूरा दूध नहीं मिलता, वो स्टंट हो जाता है, कोई केयर करता है? अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, आखिरत की बातें करते हैं, हज करने जाते हैं, कोई नहीं केयर करता। और किसी भी इलेक्ट्रिक कंपनी को रेट बढ़ाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो कोयले की कीमत है, गैस की कीमत है, फर्नेस ऑयल की कीमत है, उसके हिसाब से 4 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं है किसी भी बिजली का पूरे मुल्क में। यहाँ 14-20% रुपये लिए जा रहे हैं, और मज़ीद बढ़ाने की बात करता है कराची इलेक्ट्रिक। क्योंकि अब जो नया ओनर आया है चाइनीज़, उसने डील की होगी गवर्नमेंट से कि हमें लूटने का और मौका दो, जितना लाइन लॉसेस होता है उसको रेट बढ़ा के मैं कवर करता हूँ। शायद ये पार्ट ऑफ द डील है, इसलिए वो हो रहा है। आप लोगों को और रगड़ा जाएगा, आप लोगों को और लूटा जाएगा। अब पैसा उठ के चाइना जाएगा, पहले जा रहा था अरबिस्तान, अब राज लूट रहा था आपको, अब ये लूटेगा चाइनीज़। आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई वैल्यू नहीं है हाजी साहब, ना मेरी कोई वैल्यू है। हम तो ग़ुलाम लोग हैं, 20 करोड़ ग़ुलाम मिल गए लूटने के लिए। लूटो इनको, खूब कोड़े मारो इनको, जितने कोड़े मारोगे सीधे रहेंगे। इनको थोड़ी सी आसानी दोगे तो आपके सर पे चढ़ जाएंगे। 2 करोड़ के ऊपर दुनिया में कोई भी अजादारी मुझे दिखा दे, ढूंढे आप गूगल पे, इंसाइक्लोपीडिया पे। 2 करोड़ तो मुल्क की आबादी नहीं होती है। 20 लाख से ऊपर कहीं भी कोई अजादारी बैंकर नहीं मानता। मैं बैंकर रहा हूँ 25 साल, मैंने कम से कम 200 अप्रूवल दिए होंगे यूटिलिटीज़ के, गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के। हम पूछते थे कितना कस्टमर है जी, 1 मिलियन। मैंने कहा ओके, 1 मिलियन पे ओके कर दिया। 2 मिलियन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ आपने 20 मिलियन पे दिया हुआ आज़ादारी, कौन चला सकता है? चाइनीज़ चला नहीं सकता, पाकिस्तानी फेल हो गया, अरब फेल हो गया, चाइनीज़ फेल हो जाएगा, अमेरिकन आएगा वो भी फेल हो जाएगा, जर्मन आएगा वो भी फेल हो जाएगा। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि 2 करोड़ के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रिसिटी चलाए। यहाँ से घग्गर फाटक, यहाँ से बल्दिया टाउन, नहीं पॉसिबल। सारे मुसफ़ाती इलाकों में चोरी हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। रेंजर भी फेल हो जाती है वहाँ जाके, एक दिन जाके हटाती है कुंडा, दूसरे दिन लग जाता है। नहीं ठीक हो सकता जब तक आप इसको 20 कंपनियों में मैं कहता हूँ तोड़ो, 10 पे तो मिनिमम तोड़ो, फिर आप देखिए क्या होता है। और उस पर कोई आज़ादारी नहीं हो, जिसको जितना बिजली बनाना है बेचे अपने अपने इलाके में, अपने लोगों को नौकरी दे, अपने लोगों को बोर्ड में बैठाए, शेयर होल्डर बनाए और आपस में मसले को हल करे, तो यहाँ तब जाके मामला सही होंगे। बहरहाल आइए एक लाइव कॉल से बात करते हैं। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ तारिक भाई, क्या हाल है? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र सर। तारिक भाई ये जो नौजवान जो है ना बिल्कुल एकदम नीचे जा रहा है, कोई मसला तो नहीं है? सर ये तालीम की बात है, नॉलेज की बात है। आपने पढ़ा है? आपसे तालीम लेते हैं हम तो। हाँ, तो मेरी तालीम ये थी, और मैं पहले दिन से ही लोगों को बताता रहा कि भाई मैं अखबार जो है ये शुरू से पढ़ के एकदम आखिर तक पढ़ता हूँ कि इसका पब्लिशर कौन है, इसका एड्रेस क्या है। और ये आज से नहीं है, 10 साल की उम्र से ही आदत पड़ गई कि वालिद बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। 3 किताबें उन्होंने लिखी थी, और जो कि MA BA लेवल पे चलाई जाती थी। तो अखबार पढ़ना, इकोनॉमिस्ट पढ़ना, न्यूज़वीक पढ़ना, ये हमारी बचपन की आदत है। तो जब ये खबर आई कि गवर्नमेंट ने 33% गैस की कीमत की, जो कि मेरा डिमांड रहा है। आप मेरे 2009 के शो देख ले, मैंने कहा यहाँ गैस बहुत महंगा, बिजली यहाँ बहुत महंगा, पेट्रोल यहाँ बहुत महंगा, कम करो, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, इंडस्ट्री नहीं चल। तो हमारी डिमांड टू सम एक्सटेंट मानी गई, 33% कम कर दी गई। और मैं आपको और बताऊं, अभी 33% और कम करने की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि आज के दिन गैस कितने का मिल रहा? $3.3 का। उसको मल्टीप्लाई करें 106 से, 110 से, जितने से करना है, कितने का गैस हुआ? ये 10 लाख क्यूबिक फीट गैस है जनाब। उसको आप कंप्रेस करें, उसको जो भी करें, कितने का बनना चाहिए? मेरे ख्याल में CNG की कीमत 12 रुपये से ज़्यादा नहीं है। यहाँ 67 का बिकता है। लूट खसोट चल रही है, कुछ गवर्नमेंट लूटती है, कुछ कंपनी लूटती है। तो
ये जो गैस की कीमत का ऐलान हुआ, हमने बहुत उसका खैर मकदम किया, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ था कि 17% गारंटीड प्रॉफिट रहेगा SEC का, दोनों गैस कंपनी का। दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। हमारा जो पैसा है वो इक्विटी में शुमार होता है। आपका पैसा इक्विटी है, आप कंपनी के मालिक हो, आपने इतने पैसे लगा के सुई गैस बनाया। सुई गैस कितनी बिजली गैस बेचता है या नहीं बेचता, उससे आपको कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका 1 लाख है, आपको 17,000 रुपये आपको सालाना गवर्नमेंट देगी हर हाल में। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ब्रिटिश दौर से चला आ रहा है। जब रेलवे बिछी थी इंडिया में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5% की गारंटी दी थी। उसी बुनियाद पे देखते देखते 1928 से लेके 20 साल में 28,000 किलोमीटर बिजली रेलवे बिक गई। कोई गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, प्राइवेट लोगों ने लगाया था, सेठों ने लगाया था, बिजनेसमैन ने लगाया था, क्योंकि बड़ा प्रॉफिटेबल था। उस ज़माने में इंटरेस्ट था 1-2%। आज अगर आप 17% गवर्नमेंट आपको गारंटी कर रही है, अगर यही पैसा आप बैंक में रखेंगे आपको मिलेगा 4%। तो आपके लिए अभी भी सुई गैस, दोनों गैस कंपनियां सही हैं। जिस दिन ये ऐलान आया मैंने खैर मकदम भी किया, साथ साथ लोगों को कहा कि इसकी वजह से आप अपना शेयर ना बेचो, और जिसने बेच दिया जो मेरे सही फॉलोअर्स हैं उन्होंने नहीं बेचा। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मेरे पास NRL पड़े हुए हैं 1,500। बड़े आदमी हो गए आप तो। और लिए हुए हैं वो 625 पे अभी थोड़े दिन पहले। अच्छा अभी लिया आपने? अच्छा जी अभी लिया है। तब तो आप ज्यादा अमीर आदमी नहीं और नीचे आ गया है अब आपका हुक्म। अरे आप तो गरीब आदमी हो गए आप। देखिए जिसने इसको 150 पे लिया था, आज सोचिए वो कहाँ पे पहुँचा हुआ है। मैं तो समझा आप पुराने शेयर होल्डर हैं, तो ख़रीद लिया तो ख़रीद लिया, आराम से बैठे ना। कुछ नहीं होगा NRL को, ये कारोबार बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉफिट बढ़। आजकल जो एक वेव अभी आया हुआ है गिरने का, आपने देखा परसों कल से चल रहा है, तो उसमें गिर गया होगा ये, फिर संभल जाएगा। आप जाके किसी दिन NRL का अगर आप पैदल चक्कर लगा दें, मुझसे आप 10,000 का इनाम लेके चले जाएं। इतनी बड़ी ज़मीन है, आप NRL को वहाँ से उखाड़ दें, कहीं दूर ले जाएं और वो ज़मीन मुझे दे दें, ये 600 के बजाय मैं 1200 देता हूँ आपको। ये है इसकी वाइबिलिटी। कोरंगी में है, हमारा पड़ोसी है, पूरा एक ब्लॉक उसके पास है भाई। मैं कहता हूँ वहाँ से हटाओ, दूर ले जाओ कहीं, वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाते हैं। इसी तरह PRL, इतनी वैल्यूबल ज़मीन ठीक गल्फ क्लब के सामने, अगर उसको एक ब्रिज बना दिया जाए और वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क मज़ीद बना दिया जाए, जैसे ऑलरेडी बन चुका है, कितनी वैल्यू उसकी होगी आप सोच नहीं सकते। आप अभी 47 का है, मुझसे 200 ले लो, देता हूँ, दे दो वो ज़मीन, मशीन उठा के ले जाओ। आई डोंट केयर अबाउट योर मशीन। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी जनाब। हेलो जी हेलो बोले। हेलो हेलो हाँ जी बोले। क्या हाल है जनाब? अलग है शिकर साहब। यार मैं इस्लामाबाद तो असलम बोल रहे हैं। ये जो कैसे हैं इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? सर अभी आप मेरा शो नहीं देख रहे, इसका मतलब अभी तो बहुत लंबी बात हो गई इस पर। आप शो नहीं सुन रहे थे। आप ऐसा कीजिएगा, ये शो को कंप्यूटर पे थोड़ा सा बैक करके सुन लीजिएगा। मैंने दोनों गैस कंपनी को कहा है कि बेचने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट ने 17% प्रॉफिट जो है, यानी आपका जो पैसा लगा हुआ है शेयर में, उसको 17% तक आपकी मुनाफा मिलेगा, जो कि बैंक के मुनाफे से 4 गुना है। और आप आराम से बैठें, कोई घबराने की बात नहीं है। उसका गैस बिके ना बिके, आपको 17% मिलेगा हर हाल में। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी नासिर बात कर रहा हूँ कराची से। वेलकम टू द शो सर, नासिर साहब। थैंक यू सर। जी सर मालूम ये करना था, ये टेक्सटाइल सेक्टर आजकल इतने क्राइसिस में क्यों आए हुए हैं? टेक्सटाइल आज से नहीं आया, हमने बहुत सिस्टमेटिकली उसको तबाह किया है, बड़ी कोशिश की है, एक के बाद एक झटके मार 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 मार, आखिर में वो सो ही गया। अब उसको ज़िंदा करने के लिए टेक्सटाइल पैकेज आ रहा है जनाब। पैकेज जैसे पहले एग्रीकल्चर को तबाह करो, उसको बिजली महंगा दो, उसको यूरिया महंगा दो, फिर पैकेज दे दो, किसान पैकेज। एक यूरिया के बोरी पे गवर्नमेंट 700 रुपये का टैक्स लेती रही, अब उसमें से 400 छोड़ दिया, कहते हैं बड़ा एहसान कर दिया। और 700 एक तरफ से लेते रहे और दूसरी तरफ किसान पैकेज भी देते रहे, जबकि इंडिया
800 के यूरिया को 300 सब्सिडी दे के 500 का बेचता है। अक्रॉस द बॉर्डर 2 किलोमीटर इस तरफ वही यूरिया 1800 का बिकता रहा। कहाँ 500 और कहाँ 1800। ये जुल्म की इंतहा है और बड़ी किसान दोस्त हुकूमत है। पंजाब के लोगों से बहुत मोहब्बत है इसको, सिंध के किसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इस हुकूमत को। सिंध में 14 रुपये का बिजली और पंजाब में 10 रुपये की बिजली और इंडिया में 5 रुपये की बिजली, और कहता कम्पीट कर, हाथ पांव तेरे बांध दिए हैं, अब तू स्विमिंग कर इंडिया के खिलाफ। बासमती बना, कॉटन बना, गंदम बना, तेरे हाथ पांव तो मैंने बांध दिए हैं, काट दिए हैं, अब तू बना बिजली, अब बना तू और लड़ इंडियन मार्केट से। नहीं लड़ सकता तू, डूब जल्दी से जल्द। गुर्बत बढ़े, अच्छा लगेगा, भिखारी ज़्यादा होंगे, मज़ा आएगा। आज यहाँ पे लोग छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन है और जिसकी वजह से कल भी हमारी मार्केट गिरी है और आज भी 177 शायद गिर गई है। कल तो तकरीबन 12 मिलियन गोरों ने बेचा, जिसकी वजह से मार्केट सडन प्रेशर में आए आफ्टर 2 o'clock। उससे पहले मार्केट वाज डूइंग 218 प्लस। सडनली गोरों की सेलिंग आई, 12 मिलियन का उन्होंने एक साथ सेल किया। हम लोग परेशान रहे कि मुल्क के अंदर तो कोई खबर नहीं है, ये हुआ क्या। तो बाद में आज जो पता चला वो यही था कि गोरों ने बेचा। उसकी एक वजह 6:30-7 बजे से मेरी बहस उमर भट्ट साहब से चल रही थी कि उन्होंने कहा कि जी रुपया में जो है ना 108 का हो गया ओपन मार्केट में, हुंडी में 9 का चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, होना चाहिए और गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि दिस इज़ द रियल वैल्यू ऑफ रुपीज़। उसको ज़ोर ज़बरदस्ती 4.8595 पे रोकना कोई फ़ायदा नहीं है, होता नहीं है, चलता नहीं है, अब छोड़ दें इसको। और 110, 12, 13 पे अगर होगा तो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा होगा और मुल्क के लिए बेहतर होगा और रियल वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो ये खबर फैलती रही होगी, पूरे दिन बहस चली होगी इस पर और गोरों ने रिएक्ट कर दिया जब वो खुले, वो खुलते ही है देर से। तो 2 बजे दिन को उन्होंने धाड़ से भेज दिया। हमारे यहाँ 2 बज रहा था, उनके यहाँ सुबह हो रही थी, तो इसी वजह से ये गिरा था। और आज भी लगता है वो कंटिन्यू किया, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट पे जो बातचीत चल रही है, नए एविडेंसेस वाले जो लाए जा रहे हैं, वो उससे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी तक हम तो कंफ्यूज हैं, मेरा जहन बिल्कुल साफ़ है। अभी एक कुलीग ने भी पूछा कि आपकी क्या राय है। मैंने कहा मेरा अप्रैल का शो देख लें आप, ये नवंबर का शो में तो सभी बोल सकते हैं। हाँ, मैंने अप्रैल में कह दिया था कि पनामा लीक से नवाज़ शरीफ हुकूमत पे कोई असर नहीं आएगा, मईशत ऐसी चलती रहेगी, मुल्क ऐसी चलता रहेगा और आस्ते आस्ते मार्केट बढ़ती चली जाएगी। और माशाल्लाह 43 तक हमने टच किया। अभी फॉरेन सेलिंग की वजह से थोड़ी नीचे आई है मार्केट, फिर ऊपर चली जाएगी जब गोरे को समझ में आ जाएगा कि यहाँ से लेके जाएं तो जाएं कहाँ, कोई जगह नहीं है इससे बेहतर लगाने की। गोरा फिर आएगा यहाँ ही पे सर झुकाने के लिए, और नहीं आए तो नहीं आए। हमारे पास 6 बिलियन है बिस्तरों के नीचे छुपाया हुआ है, हम लोगों ने भेज दिया। आप लोग डॉलर, बार बार मशवरे देता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को कि करेंसी को आदी कर दो। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है अपनी मईशत को फिर से चलाने के लिए। एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेस, एज ए फाइनेंशियल बेस तो चला सकता है, एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं चला सकता। और साथ ही साथ उसको 30-35% टैक्स भी लगाना पड़ेगा इंपोर्ट पे, ताकि उसकी चीज़ें जो हैं वाइबल हो जाएं। उसने सिर्फ एक धमकी दी, उसके बाद कैरियर ने जाना कैंसिल कर दिया, फोर्ड ने जाना कैंसिल कर दिया, और जॉन डियर की कीमत जो है वो 10% बढ़ गई थोड़े इसके वक्त में। तो अमेरिका को ये इकदाम करने पड़ेंगे। और इसीलिए आपसे कहता हूँ डॉलर बेचो, गोरा जो बेचता है वो आप ख़रीद लो, गोरे को जाने दो। आई डोंट लाइक गोरास, 25 साल उनके बीच में गुजारा है, बट आई डोंट लाइक देम एज ए इन्वेस्टर। दे आर नॉट रिलायबल, दे कम एंड गो, बहुत खुदगर्ज लोग हैं। हमारी अपनी कंपनी, हम अपनी कंपनी को संभालना जानते हैं, हम अपनी मईशत को संभालना जानते हैं। हाई लाइफ से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, इश्तियाक हुसैन बोल रहा हूँ सर, इस्लामाबाद से। इश्तियाक साहब वेलकम शो सर फ्रॉम इस्लामाबाद। बड़ा मज़ा आ रहा है आपका प्रोग्राम में, देखता हूँ काफ़ी अरसे से तो नहीं, लेकिन चंद समझ ले के दिन से मैं ये आपको प्रोग्राम देख रहा हूँ।
अच्छा जी, तो बड़ा मजा आता है, बड़ी अच्छी आप खुल के बोलता हूँ जरा, किसी से डरता उड़ता नहीं हूँ। तो आप जी सर, लाइन शायद कट गई। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में कल जो है तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, 1.75 का इजाफा, 46.98 तकरीबन 47 फिर से टच किया। काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है तेल की कीमत में। डाउ में 23 का इजाफा था, SP में 2 का इजाफा, नैस्डैक में 11 का इजाफा और DK में 1.4 का इजाफा, हैंगसेंग 52, शंघाई 32 माइनस विच इज़ 1%, सेंसेक्स में 209 का इजाफा, सिंगापुर में 24, ऑयल में 4% का इजाफा है और जो गैस है उसमें 0.51 का लॉस है। गोल्ड में 0.04% का इजाफा और सिल्वर में 0.32 का इजाफा। तो ये है इंटरनेशनल सिचुएशन। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, अथर बात कर रहा हूँ कराची से। अतर साहब, वेलकम शो साहब। ये काफी अर्से से मैंने लाल पीड़, पावर और क्लोवर पाकिस्तान ले रखे हैं। जरा इन दोनों के मुतालिक बताइए, रोजाना थोड़ा कमी हो रहा। लाल पीर और क्लोवर जी, क्लोवर। लाल पीर के बिल्कुल सामने मेरी ज़मीन है, वहाँ मेरा जाना आना होता रहता है। तो उसके बारे में आपको ख़बर बताऊं, बड़े मज़े की। जब से मंशा साहब ने लिया उसके बाद से तो ये मज़े ख़त्म हो गए। वो ये था कि वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में वो ऑयल जमा करते थे अपनी मशीन चलाने के लिए। लोगों ने उसके अंदर सुराख कर दिया था और पूरा मोहल्ला जो है ना वहाँ के तेल इस्तेमाल करता था बड़े मज़े से। बाद में डिस्कवरी हुई, उन्होंने चेक वेक किया, कुछ लोगों को पकड़ा धरा। उसके बाद ये इसकी ओनरशिप चेंज हो गई और ये लोग दूसरे आ गए। उसके बाद से इस पर एफिशिएंसी आई है, 23 इसका शेयर हो गया ये। और नॉर्मली इस तरह की जो पावर कंपनी होती है उसकी कीमत 10 रुपये का शेयर 30 रुपये का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो जो कमाता है बांटता है। तो आप इसको रखिएगा। अब वहाँ पे मैनेजमेंट बेहतर हो गई है, अब वहाँ के मुकामी लोगों को तेल वेल लेने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में बेहतरी आ गई। क्लोवर एक बहुत ही इस्टेब्लिश कंपनी है जनाब, इसको आप ना बेचिएगा। आजकल आपने देख लिया कि आपकी करेंसी भी वीक हो गई है, आपके मार्केट में सेलिंग भी फॉरेनर्स की बहुत आ गई, इस वजह से भी मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आ रही है। दूसरी बात जो अफेक्ट करने वाला है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे वाकई लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होने वाली है। आई एम सॉरी फॉर दैम, आई ट्राई टू सेव दैम ए लॉट। मैंने लोगों से दुश्मनियाँ मोल के भी ये बातें कहीं कि 15-30 के करीब आप लोगों के लिए जाल बिछाए गए, उस जाल में ना पड़िएगा। और जाल की निशानी ये है कि मरे हुए कंपनी जो मुर्दा खाने से निकाल के, किसी को इंटेंसिव केयर यूनिट से निकाल के, किसी को जनरल वार्ड से निकाल के, ये आप कीमतों से सुन लीजिए कि जो लेस देन 2 है वो ऑलमोस्ट मुर्दा खाना है, और उसके ऊपर वाला जो है 2 से 4 वो इंटेंसिव केयर है, और उसके ऊपर जो 4 से 6 है वो जनरल वार्ड है। वहाँ के शेयर्स को बढ़ा के 3-3, 4-4 गुना किया गया और लोगों को बहुत ज़्यादा लालच हुई कि देखो तारिक खान तो कहता है वो तो शेयर आस्ते ही आस्ते बढ़ता है, ये तो तेज़ी से बढ़ रहा है, लगाओ पैसा। लोगों ने अपने साइकिल बेच के, गाड़ी बेच के सारा पैसा लगा दिया है इन शेयर्स में। और इसके पीछे चलाने वाले कौन लोग हैं, आपको पता है कौन लोग हैं? वो हैं प्रॉपर्टी वाले। आजकल उनका कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो ऑर्डिनेंस आया था उसको 3 महीने की मज़ीद वो दे दी गई। एक तरफ वो एमनेस्टी की बात करें, दूसरी तरफ वो जो ऑर्डिनेंस जिसके तहत हायर रेट पे टैक्स लिया जा रहा है FBI की तरफ से, उसको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई कल, और उससे इनके जो अज़ाइम थे वो फिर से ठंडे पड़ गए। एमनेस्टी वाली बात जो है ठंडी पड़ गई। तो वो लोग जब तक प्रॉपर्टी का मामला बंद पड़ा हुआ है, दे आर प्लेइंग इन द स्टॉक मार्केट एंड दे आर प्लेइंग विद दिस डेड कंपनीज। आप लोगों को उससे बचना है, लालच से बचना है। लालच ही सबसे बड़ी बला है। लालच ही के ज़रिए से तमाम फ्रॉड होता है। कोई आज तक मैंने नहीं जानता कि कोई डंडा लेके आया हो, चाकू लेके आया हो, पिस्तौल लेके आया हो और किसी से कहा हो कि तुम मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, यहाँ मैं 200% तुमको प्रॉफिट दूंगा। नहीं, वो 200% कहता है, आपके राल टपकते हैं, आप जाके लगा देते हैं। ये आपको पता होता है अंदर से कि ये झूठा है। 200% दे ही नहीं सकता कोई प्रॉफिट। 20%, 10% भी प्रॉफिट देना बड़ा मुश्किल होता है। हम तो जो लोग IPO करके आते हैं उनसे कहते हैं 10% दे दो भाई, हम ज़्यादा नहीं चाहिए। वो 10 से ज़्यादा कमाते हैं, 30-40 कमाते हैं, तो उसमें से वो
हमें 20 दे देते तो हम उनके लिए हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं उनकी तारीफ में। तो ये 200% के चक्कर में आप लोग डूबेंगे। अभी जैसे ही ये एमनेस्टी स्कीम आएगी ये सारे भागेंगे। 3% डिफरेंशियल ओवर द DC रेट एंड द FBR रेट वो दे के वहाँ से निकल जाएंगे वो, और उसके बाद से फिर आ जाएंगे प्रॉपर्टी कारोबार में, और यहाँ के मार्केट से पैसा निकलेगा और वो शेयर जो 2 का शेयर 10 हुआ था बैठ के वापस 2 पे आएगा या थोड़ा सा ऊपर आएगा। उस वक्त आप लोग बहुत सारे लोग तबाह होने वाले हैं। लेकिन जो लोग नॉर्मल शेयर्स में इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। गोरा जाता है जाए, प्रॉपर्टी वाला जाता है जाए, आपको उससे कोई असर नहीं पड़ता। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, ये घानी गैसेस पे गैस प्राइस कम होने का इम्पैक्ट आता है क्या? नहीं, इनके लिए तो अच्छा है कि इसका आजकल वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो रहा है और ये मुसलसल बढ़ भी रहा है, तो इसके बारे में जरा इनको अगर फीड स्टॉक सस्ता मिलेगा तो इनका तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना भाई। अगर ये अपने रेट को ना कम करे तो इनका प्रॉफिट तो 33% बढ़ गया, और ये पूरा करेंगे नहीं, आपको मैं गारंटी देता हूँ। तो इनके लिए तो अच्छा हो गया ना। ये तो सुई गैस से लेते हैं ना गैस और उसको आगे जाते हैं। इसी तरह CNG शुड बिकम मच चीपर नाउ, मगर नहीं करेंगे वो। लूटमार जारी है। ये पाकिस्तान है, बना इसीलिए था कि हाँ 20 करोड़ आदमी को खूब लूटो, खूब रगड़ो, ना उसको ज़मीन दो। किसान जो गांव में बैठा हुआ है 200 साल से बैठा हुआ है, उसको आज तक ज़मीन आपने इतना भी नहीं दिया कि वो एक झुग्गी बना के थोड़े से जानवर पाल के बैठ जाए। हमने जब आके 2006 में ये 9 में ये नारा लगाया एक बहुत बड़े मजमे में, मैंने कहा 600 गज ज़मीन तो हर हाल में देना पड़ेगा आपको, नहीं तो हम लूट लेंगे, छीन लेंगे आपसे। तो कहने लगा आप तो बगावत की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ। गरीब को 600 गज की ज़मीन तो दो, ज़िंदा रहे वो, वहाँ पे 10-20 जानवर पाल ले, थोड़ी सी सब्ज़ी उगा ले, एक कमरे ले दे दो। आपके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, उसके बाद 600 गज की भी ज़मीन नहीं है, वो गांव में ज़िंदा नहीं रह पा रहा, तो शहर में आता है, शहर में कोई घर ही नहीं मिलता उसको। 5000 में एक जुग्गी में कमरा मिल रहा है आजकल, वो कमाता है 8000, 10 उसमें 5000 किराया देगा, बच्चा क्या उसको। फिर उसकी बीवी जाती है काम करने, वो भी 5-6 हज़ार कमा के लाती है। फिर छोटा छोटा बच्चा जाता है कमाने के लिए, तो फिर वो गाँव जाने की सोचता है। गाँव में उसके पास एक रहने की जगह नहीं है तो एक कमरा है, बाकी उसके पास कोई चीज़ नहीं है। अगर 600 गज की ज़मीन उसको दे दोगे तो वो कुछ जानवर वानवर के मदद से भी कुछ कमा लेगा, गुजारा हो जाएगा। ये नहीं है कि वो मजदूरी छोड़ देगा, मजदूरी तो करेगा बड़े के फार्म में जाके, मियाँ बीवी दोनों करेंगे, और उसको आप जो दिल में आएगा दोगे, नहीं दोगे नहीं दोगे। तो ये जुल्म नहीं चलेगा जनाब। शहर में आपने इंडस्ट्री तो लगा लिया, साइट बना दिया, काठी बना दिया, आपने फेडरल भी एरिया बना दिया, मजदूरों को रहने के लिए कोई जगह बनाई नहीं बनाई। तो उसने नाले पे घर बना लिया, पहाड़ पे घर बना लिया, रेलवे लाइन के साथ घर बना लिया। अब जाके उसको 1.5 डंडे मारो उसको। दुनिया में जब इंडस्ट्री लगती है साथ साथ ह्यूज, जितनी बड़ी इंडस्ट्री ले रहा था उससे 4 गुना बड़ा रेसिडेंशियल एरिया बनाया जाता है गरीब के रहने के लिए, और वो इंडस्ट्री वाले ही सस्ते में घर बना के देते हैं। यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसे ही मुल्क चल रहा है। दुनिया भर से रिफ्यूजी आ गए, शहर बड़ा हो गया, रहने की कोई जगह ही नहीं है। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर आपके फोन कभी कभी मिलता है, बड़ी खुशी होती है मुलाकात करके। आप कॉल करते हैं सर, आपकी मेहरबानी। हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पाया है। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं एक चीज आपसे बार बार कहता हूँ, मैं आज आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, PIBTL का रेट लगवा दे, किसी भी तरह से PIBTL का रेट लगवा दे, अपना अच्छा शेयर है। तो ये चैनल वाले क्यों? अच्छा जी, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट की हुई है PIBTL के सिलसिले में भी, और एक और जो हमारा बहुत फेवरेट शेयर है सीरियल के बारे में भी। और फिर आज मैं याद दिलाता हूँ, हमारे डिप्टी हेड हैं रिसर्च के बिलावल खान साहब, और उनकी जो हेड हैं राबिया शहजाद खान, दोनों को फिर से याद दिलाता हूँ, बहुत ज़रूरी है ये लगाना। अब PIBTL के बारे में आपको कहता चलूँ, जनवरी में इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएगा। बेइंतहा वहाँ काम होगा, सारा कोयला वो उतरेगा, कोयले के नए नए प्रोजेक्ट कराची में भी, साहिवाल में भी, हर जगह लग रहे हैं। उसके अलावा और चीज़ें भी उतरेंगी चढ़ेंगी, गंदम है, चीनी है, हर चीज़। तो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। इसको आपको बेचना नहीं है, ये घर की जायदाद आपकी है, यहाँ अगले 200 साल तक ये काम करेगा, इस पर कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं है, और इसका शेयर 200 रुपये का हो जाएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मैं ये रजा बोल रहा हूँ कराची से। रजा साहब वेलकम शो साहब।
मुझे ये इमर्जिंग मार्केट में जो शेयर आए थे इनके बारे में पूछना था कि इतनी देर क्यों हो रही है उसमें, और उनका 2-3 महीने कब तक आएंगे वो। और दूसरा मुझे ये पूछना था ये 30 इंडेक्स क्या होता है, ये 40 क्यों नहीं होता? अच्छा। और वॉल्यूम क्या है, 100 इंडेक्स क्यों होता है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे सवाल आपके। देखिए 600 शेयर्स हमारे पास हैं, उसमें से रजा साहब आप एक इंडेक्स बनाए, उसका नाम है रजा इंडेक्स। रजा इंडेक्स वो होगा जो शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं उनको आप एक बच्चे से किसी से कहें कि कोई वो उस पर जाए कंप्यूटर पे, और उसका आपको एक वो बना दे शीट, स्प्रेडशीट, तो आपके तमाम शेयर्स हो जाएंगे। उसको अगर आप फीड करेंगे, ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, तो हर रोज़ आपको एक नया इंडेक्स मिलेगा। रजा साहब के पास 10 शेयर्स हैं, हर शेयर की कीमत 10-10 रुपये है आज। कल वो सब के शेयर क्योंकि मार्केट गिरी तो वो सब 9-9 के हो गए, तो इनका इंडेक्स जो है 10 से नीचे आ जाएगा। दूसरे दिन तेज़ी आ गई, सारे शेयर 2-3 रुपये बढ़ गए, तो 3 रुपये आपकी रज़ा इंडेक्स बढ़ जाएगा। ये होता है इंडेक्स। अब आप 30 का इंडेक्स बना लें, रज़ा इंडेक्स बना लें, इब्राहिम इंडेक्स बना लें 20 का, 40 का इंडेक्स बना लें, 100 का इंडेक्स बना लें। ये जो शेयर्स उसके अंदर लिस्टेड हैं उसका वो डेली का डिफरेंस बताता है। आपने पूछा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है कि जो शेयर्स आपके पास रज़ा इंडेक्स में हैं उसमें ये देखना पड़ता है कि जो 10 के 10 शेयर थे उनमें दिन भर में कारोबार कितना हुआ। अगर ये 10 शेयर आपके बहुत ज़्यादा बिके हैं, बहुत ज़्यादा ख़रीदे गए हैं, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, नहीं है तो कम होगा। आपने इमर्जिंग मार्केट की बात की तो सर उसका डेट तो बहुत पहले से तय था, दैट इज़ जून 2017। और जब ये इंक्लूजन हुआ था तो हमारे यहाँ एक इफोरिया हुआ और तकरीबन 2000 पॉइंट मार्केट बढ़ गई, वो तो बोनस में हुआ। लेकिन एक्चुअल इंक्रीज़ इसका जो आएगा वो जून में आएगा, और इसीलिए तारिक खान को सब पता है, इसलिए तारिक खान ने जून का डेट दिया हुआ है 50,000 का। इंशाल्लाह वो हो जाएगा 2-3 हज़ार पॉइंट, तो उसकी वजह से बढ़ेगा। 1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, नॉट एग्जैक्टली इन जून, अप्रैल से आना शुरू को रोक कौन रहा है? आज भी खरीद सकते हैं वो सारे शेयर। तो वो बड़े बड़े कोई 10-12 शेयर्स होंगे जिनकी एक सर्टेन लेवल ऑफ डॉलर टर्म में उसकी वैल्यू और टर्नओवर है। उसके अलावा एक और लिस्ट होगा जो सेकंड टियर होगा, उसमें भी कोई 10-12 शेयर्स हमारे क्वालिफाई कर जाएंगे, और वो 15-20 शेयर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाएगी और मार्केट को इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। दूसरा अहम इशू जो है वो ये है कि 5 दिसंबर को, अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, सिर्फ 6 दिन बाकी है, 17 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है हमारे स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 40% शेयर लेने के लिए। और वो 17 लोग बिडिंग करेंगे। जिस तरह से आपने डायरेक्ट टू होम वाला बिडिंग देखा, वैसी रात भर बिडिंग चलेगी, आपके सामने होगा। एक कहेगा कि जी मैं 1 बिलियन देता हूँ, दूसरा कहेगा मैं 1.1 बिलियन देता हूँ। इस तरह से बिडिंग होगी और उस पर जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको ये दे दिया जाएगा। 40% शेयर के साथ साथ उनको मैनेजमेंट टेक ओवर हो जाएगा। हमारे अभी जितने मकामी लोग लगे हुए हैं इस काम में सब आउट हो जाएंगे, दे विल जस्ट रिमेन शेयर होल्डर्स, एंड देन यू विल सी अनदर बूस्ट ऑफ द मार्केट टू द एक्सटेंट ऑफ 2000। तो ये दो फैक्टर मिला के 4000, 43 तक ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, तो ये 47 हो गया। 3000 अल्लाह चाहेगा तो और आ जाएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो वालेकुम जनाब। जी डॉक्टर साहब, मैं यासीन बात कर रहा हूँ लाहौर से। वेलकम सर। वो मैंने HTL के शेयर लिए थे आपके कहने पे। कौन से सर? HTL के। FBL HBL Habib Bank. So Habib Bank and Union Bank have been doing very well these days. MCB को भी उन्होंने बीट किया है। MCB was always the leader in Pakistan corporate history. जब से MCB बैंक बना, पाकिस्तान में पूरा जो मूड था वो चेंज हो गया। मैंने भी गरीब आदमी था, ज़्यादा पैसे से नहीं थे, अपने बहनों को 5-5 हज़ार रुपये में 100 शेयर दिलवाए थे। जब ये IPO हुआ था, एक शेयर की कीमत बाय द वे MCB की 50 रुपये। तो वो बहनों से ये नसीहत की थी जब भी उनको कोई भी चीज़ दी कि बेचना नहीं है, पाकिस्तान में नहीं बेचना है, ना फ्लैट बेचना है, ना घर बेचना है, ना शेयर बेचना है, वादा लिया हुआ है। तो उन्होंने नहीं बेचा। आज वो जो है जनाब 1200 शेयर हो गए, और उसमें जो 50 दफ़ा उनको डिविडेंड वारंट आ चुके हैं, और वो लोग अब सब बाहर हैं, कनाडा में रहते हैं सब।
उनको ये बड़ी रकम नज़र आती है जनाब, क्योंकि वहाँ तो कमाई वमाई है नहीं, आपको पता है, इधर से आया उधर से गया, ज़ीरो, पॉकेट खाली। तो वो जो भी पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको डॉलर में या कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करो तो उनको एक बड़ी रकम नज़र आती है। तो एमसीबी का बहुत बड़ा क्रेडिट है टू इनर्जाइज द कॉर्पोरेट मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली द बैंकिंग सेक्टर। तो आजकल हबीब बैंक और यूबीएल ने बड़ा ज़ोर पकड़ा हुआ है, तो आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और एमसीबी जो थोड़ा सा स्लो है उसकी एक वजह हमें बहुत क्लियर कट समझ में वो ये आती है कि वो टेक ओवर करा एक बहुत बड़े डेड कंपनी को जिसका नाम है एनआईबी, बहुत बड़ी कौमी खिदमत कर रहा है उसको टेक ओवर करके। नहीं तो एनआईबी में पता नहीं कितने लोगों का कितना डिपॉजिट डूब जाता, कितने शेयर होल्डर डूब जाते, तो उसको वो बचा रहा है। इस सिलसिले में कल 11 बजे मैं भी यहाँ एक और शो हम करेंगे, आप ज़रूर सुनिएगा। 11 बजे का शो आप और कारोबार में मैं आऊँगा एंड आई विल टेल यू डिटेल अबाउट एमसीबी। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।